चलो, वो आज हम लोग का है 14वां चैप्टर। 14वां चैप्टर का जो नाम है वो है विभाजन को समझना। कहने का मतलब क्या है कि विभाजन को समझने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा देश बंटवारा हुआ, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जो देश बंटवारा के बात करेगा। एक काम करो, दोनों आदमी का कॉपी लेगा के इधर लाओ, उस दोनों का कॉपी लेके। अरे, या तो लिखना है या पढ़ना है। जब उसका तुम घर से कर सकते हो ना, यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। या तो मैं फाड़ दूंगा, उसको बंद कर दो, या यहां समझ लो। या अगर होमवर्क करना है अभी यहाँ पर तो ऊपर हॉल खाली है, जाके होमवर्क कर लीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। मैं आपको आपका फायदा भी बता दिया, नुकसान भी बता दिया। अगर इस क्लास में बैठना है तो बातें सुनिए, होमवर्क अपना घर से पूरा करके लाइए। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिएगा आपको फायदा होगा, नहीं कीजिएगा नहीं फायदा होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए 14वां चैप्टर मेरा है, यह है विभाजन को समझना। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हमारा देश को जब बांटा गया, जिस समय हमारे देश को दो हिस्सा तोड़ा गया, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और उसी के बारे में समझने क्या सही था, देश का विभाजन सही था, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 कहानियां लेकर आया हूं आज। 3 जो मैं पिछले वाला बैच में भी नहीं समझाया था, इस 3 कहानी को। इस 3 कहानी को समझना उतना भी सही नहीं है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है आपको इसी 3 कहानी में पता चल जाएगा। आज टॉपिक ही वही है। ठीक है, एक कहानी है जिसपे आपको आज ये पता चलेगा जब देश का बंटवारा हुआ परेशानी क्या था, तकलीफ किसको हुआ, किसने कितना बर्बाद हुआ, कौन कहां से बिछड़ा, कौन किससे बिछड़ा, इसके बारे में। नेताजी तो आए, बना दिए, देश बंटवारा कर दिए, चल दिए, उनका घाटा थोड़ी हुआ। जो उस समय के नेता थे तो उनको थोड़ी पता था, उनका घर के व्यक्ति थोड़ी बिछड़ा था, उनका तो घर के व्यक्ति जहां था तहीं है, आज भी है। जो बिछड़ा, तकलीफ क्या था, कहानी क्या थी, इसी के बारे में आज का टॉपिक है। ये चैप्टर बड़ा शानदार है। अगर इस चैप्टर पे मैं खुल के बोल दूं, सच बता रहा हूं, अगर इस चैप्टर में मैं खुल के बोल दूं पूरा ओपनली, अनफिल्टर जैसा, तो निश्चित जरूर है कि इसी क्षेत्र से हमारे ऊपर 2-3 गो FIR जरूर हो जाएगा। अगर इस चैप्टर पर अगर उस हिसाब से बात करते हैं हम तो, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था कल रात को, जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो इस कहानी में हमको यही सोचने को मिला कि देश का बंटवारा चलो ठीक है, आपका मन था, आया, किसी ने कहा, आपने बांट के दे दिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। कि यहां पर देश के बंटवारा में आदमी नहीं बिछ रहा है, इस देश के बंटवारा में हत्या हुआ है तो इंसानियत का। जो आप जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको खुद ब खुद चीजों को समझ में आ जाएगा। सच बताऊं, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मैं अपना किताब है मेरे पास, मैं किताब फेंक चुका था उठा के कि नहीं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। का इस चैप्टर पर खुल के बोलना तुम्हारे ऊपर 2-3 वो FIR लादा जाएगा। क्या कि उस समय के सपोर्टर कुछ लोग अभी है, इस वजह से। लेकिन बोला जाएगा, इस चैप्टर पर खुल के ही बोला जाएगा, परेशान मत हो। अगर उनके पास इतनी क्षमता है तो हमारे पास जो सही है सही कह सकते हैं, गलत है गलत कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते?
तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी ही समझो इसको, क्या है कि इस कहानी में बहुत सारी चीजें, आपका 14वां चैप्टर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेहतर ढंग से। यहाँ तो परिचय है, यहाँ पर कुछ है नहीं, जो है क्या है थोड़ा समझिएगा। 1947 में हमारी आजादी से जुड़ी खुशियां विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। अब देखिए, अब हमारा विभाजन 1947 में खुशी इस बात का था कि हमने स्वतंत्रता हासिल की थी, देश आजाद हुआ था, हमने स्वतंत्रता हासिल किया, इस बात का बहुत खुशी था हमारे अंदर कि चलिए कि हमको स्वतंत्रता मिला अंग्रेजों से। लेकिन गलती क्या की है, यहाँ पर ये विभाजन ना, जो हमारा देश का बंटवारा हुआ, ये एक लड़ाई का मोड़ ले लिया। जो हमारी सरकार जिस समय उस समय जो थी, उसको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसका अपना आदमी नहीं बिछड़ रहा था। बिछड़ रहा था तो एक घर से दो भाई, एक भाई हिंदुस्तान और एक भाई पाकिस्तान, ऐसे बिछड़ रहा था। बेटा बाप से अलग हो रहा था, भाई बहन से अलग हो रहा था, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से अलग हो रहा था। ये चीज बिगड़ा। अब ये चीज बिगड़ा तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में राइट्स उखड़ी, दोनों में लड़ाइयाँ हुई। अब यहाँ लड़ाई मुद्दा नहीं था, मुद्दा था इंसान। मुस्लिम मारा गया, मुस्लिम भी मारा गया, मुस्लिम ही मारा गया उस समय विभाजन के समय, ठीक है। लेकिन वहां पर एक मुस्लिम की हत्या नहीं हुई, वहां हत्या हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इंसान का, एक इंसानियत का, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या था समझिएगा कि ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्य, भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, दो संप्रभु राष्ट्र, मतलब कि एक ही राष्ट्र था मेरा, दो भागों में हमने विभाजित कर दिया, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसका नाम सुनता हूं तो अलग तरह से गालियां निकलती है, लेकिन दे नहीं सकता, क्या कि क्लास है, क्लास की मर्यादा एक अलग चीज होती है। अगर क्लास ना रहता तो जरूर देते हैं। जब भी हमारे पर जिक्र किया जाता है इसका नाम कहीं आउटसाइड में, तो मुंह से गाली ही निकलता है, अब बड़ा अच्छा अच्छा निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा दो राष्ट्रों में बातें, देखिए बंटवारे की कई आकस्मिक परिवर्तन आए, बेवजह परिवर्तन आया, बेवजह परिवर्तन आने के लाखों की जाने गई, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई, कईयों की जिंदगियां आंख बंद करते ही बहुत सारी की जिंदगियां क्या हो गई, बदल गई। अब बदलने का कारण क्या था सो समझिएगा, देखिएगा शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और एक ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस विभाजन ने एक देश में एक ऐसा मोड़ लिया, एक जनसंहार का एक ऐसा चीज, हिंसा का एक ऐसा बना जो इस इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। सही से समझना, क्या कि इस भारत के नागरिक हो, इस देश के नागरिक हो, क्या पता आगे चल के कोई सत्ता चलाने वाला हो, तो उसको समझ होनी चाहिए कि हाँ कि क्या चीज होता है, क्या बिगड़ता है, क्या बचता है, ये चीजों की समझ होनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मेरी बातों को बड़ा गौर से सुनिएगा, आपका आंसर, आपके जितने चीजों बच्चे हैं सारे के सारे आपके खत्म हो जाएंगे। आज के डेट में अंबेडकर जी को कहता है ना कि लोग कि ब्राह्मण ने उन पे जुल्म किया है, कहता है कि नहीं कहता, उच्च जाति के लोगों ने उन पे जुल्म किया है। पहले पता है अंबेडकर जो शब्द है वो ब्राह्मण शब्द है। अगर वो दलित परिवार से आते हैं सब जानते हैं, मैं भी वो पूजनीय है, माननीय है, हम भी उनकी पूजा करते हैं, हम भी उनको मानते हैं, संविधान निर्माता है। लेकिन जो सही है उसके बारे में बात कोई नहीं करेगा, अलग भावना फैलाने के बारे में बात करेगा, अलग अलग सेना बनाने की बात करेगा, करेगा कि नहीं। जब बाहर गए थे, विदेश गए थे अंबेडकर जी पढ़ने, तो उनको पैसा देने वाला एक ब्राह्मण ही था। अंबेडकर का टैग एक ब्राह्मण शब्द आता है, अंबेडकर ब्राह्मण शब्द है, उनका टैग देने वाला एक ब्राह्मण ही था। पहला निर्वाचन जहां हुआ था
कहां से हुआ था, कितने लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जो कहते होंगे कि भीमसेना भीमसेना। सही है, आपकी सेना है, बेहतर है, आप उस सेना का नेतृत्व बेहतर ढंग से कीजिए। उनका जो नाम है वो पूजे जाते हैं, पूजे जाते हैं कि नहीं पूजे जाते हैं। उनका जो नाम है उस नाम को लेके चलिए, उनकी इज्जत को बनाए रखिए, ठीक है। जिस हिसाब से वो किए उस हिसाब से। ये तक नहीं पता होगा उन लोगों को कि उनका पहला निर्वाचन कहां से हुआ था। पूछ देंगे तो मुंह वा देंगे, लेकिन उनके नाम पर खेलना है, जितना खेल सकते हैं खेल लेता है लोग। पहला निर्वाचन बंगाल से हुआ था और बंगाल से निर्वाचन कराने वाला भी एक ब्राह्मण ही था, ठीक है। अब सबकी मानसिकता एक नहीं है। अब हमारे यहां पर जितने लोग बैठे सबकी मानसिकता एक है नहीं है। काहे नहीं है? सबकी अलग अलग मानसिकता है। आज से मैं आपको 8 महीना एकदम मजाक के मूड में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? कल से मैं सीरियस मूड में क्यों बैठा हूं? क्योंकि मेरी असली चेहरे की पहचान यही है, सीरियस ही। सच बता रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं अपने जीवन में मेरे माता जी से पूछोगे ना कि कभी अपना बड़का बेटा का हंसते देखा, तो एक एक जवाब देगे कि नहीं, आज तक वो देखी नहीं है। अभी जाओगे तो सीरियस मूड जब मेरा आए तो इतना समझ जाना कि तुम्हारे से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब कि आपको उतना जोर, मेरा जो काम है, मेरा जो होमवर्क है आपके पास पहुंचता रहेगा, आप बना के लाइएगा, आपका फायदा है। मेरा जो पढ़ाना है मैं ईमानदारी के साथ जितना कह के गया हूं उतना मैं आपको देकर जाऊंगा। सुनाना आपका काम है, बताना आपका काम है, ठीक है। पूछना अब आपका काम है, मैं टोकने अब नहीं जाऊंगा। ये चीज है। आगे देखिएगा कि इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे, यह क्यों और कैसे हुआ, और इसके इसके चलते 1946 से 1950 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों की क्या दर्दनाक अनुभव रहे। आज के 1950 के बाद भी हम लोग उसी चीजों को झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? अरे देश का बंटवारा आप नहीं करते, बांटना ही था तो एक समिति बना लेते, 20 लोगों का, हर के घर घर पर जाके पूछते, जनगणना कराने के लिए आपके पास वक्त था। लेकिन इसके लिए अरे 2 दिन में नहीं होता, 2 महीना और ले लेते समय। घर में जाके पूछते कि हाँ 2 भाई है, इंडिया में रहोगे या पाकिस्तान में रहोगे। अगर कह देता कि नहीं मैं पाकिस्तान में रहूंगा या मैं इंडिया में रहूंगा, जिसको जहां जाना होता अपना अपना चला जाता, अपने अपने लोगों के साथ तो रहता। कल मैं एक देख रहा था कि 70 साल से एक भाई अपने भाई से नहीं मिला है। एक भाई भारत में है, एक भाई पाकिस्तान में है। सोचो, ऐसे ऐसे आज भी है जो भारत को पूजनीय मानते हैं, लेकिन वो अपने परिवारों से नहीं मिल सकते हैं। तो ये चीजें था, लेकिन दिमाग की बातें हैं ना। अब देखिए यहां बंटवारे के कुछ अनुभव है, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है कि जो कहानी मैं कहा था कि आज वही कहानी हम लोग सुनेंगे, आज वही कहानी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को सुनना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। देखिए बंटवारे के कुछ अनुभव, यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही है जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। अब देखिए 1900 जब ये दुखद बयान जो था, दुखद घटना जो था, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, तो उन्होंने शोधकर्ता मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, यहां पर नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं शोधकर्ता हूं, ठीक है। बयान करने वाले 3 इंसान आते हैं, ठीक है। एक मान लो सब अलग अलग से पाकिस्तान से है, ठीक है। और उनके अंदर तुम्हारे प्रति, यानी कि मैं भारतीय हूं, शोधकर्ता हूं, तो मेरे प्रति उनके अंदर क्या भावना है ये समझना है। और इसी भावना को मारा गया है इस विभाजन के समय में, इसी भावना को, इंसानियत को मारा गया है, जहां पर आपकी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलत मुझे ही ठहराया गया है। उस समय के सरकार को गलत नहीं ठहराया गया है। और सुनिएगा क्या है, बयान करने वाले पाकिस्तानी थे, हाँ, जो हमको बता रहा है वो पाकिस्तानी था, ठीक है, समझिएगा। और शोधकर्ता कौन था? भारतीय था,
ठीक है, दो व्यक्ति का यहाँ रोल है, बयान करने वाला पाकिस्तानी और शोधकर्ता जो सुनने वाला, जो कहने वाला, यानी कि जो समझाने वाला, वो कौन था? भारतीय था। ध्यान दीजिएगा, शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझाना था कि जो लोग पीढ़ियों से कामोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना जबरदस्त कहर कैसे ढाया। जो लोग शुरू से भारत में, जब हमारा देश का बंटवारा नहीं हो रहा था, उस समय प्रेम और एकता के साथ रहते आए थे, हिंदू और मुस्लिम, जो व्यक्ति मेल मिलाप के साथ रहते आए थे, वो व्यक्ति 1947 के विभाजन के बाद इतना क्रूर और इतना दर्दनायक चीजें और इतना कहर कैसे ढा सकता है? क्या कारण था? ये चीजों की खोज करने निकला था कौन? शोधकर्ता। ठीक है, वो काम कर रहे थे जिसमें का तीन हिस्सा आता है। पहला आता है, पहला ये है कि थोड़ा सा ये टाइप नहीं किया हूं मैं, फोटो लगा दिया हूं, ध्यान देना। पहला स्रोत क्या है? देखो, पहला स्रोत का हेडिंग है, मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूं। ये कौन बोल रहा है? पाकिस्तानी। ये भारत का मूल निवासी था, बंटवारा के समय ये पाकिस्तान चला गया था, यानी कि मैं उसके पास बैठा हूं शोधकर्ता के रूप में। अब ये हमें, इसका हेडिंग है इस कहानी का कि मैं तो सिर्फ अपने अब्बा के ऊपर जो कर्ज चढ़ा है उसको चुका रहा हूं। अब चुकाना क्या, चुका क्या रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या किया इस सरकार ने? कैसे कह दे कि यह सरकार सही है? किस हिसाब से कहें? आपने बंटवारा तो कर दिया है नहीं, उस टाइम जिस सरकार थे आप देश को स्वतंत्रता का रखते, यहीं पर रखते, देश का बंटवारा ही नहीं करते। जिन्ना कौन भगवान था? जिन्ना भगवान था? कह दिया कि हमको अलग देश चाहिए, आपने बना के दे दिया। नहीं देते, काहे देंगे? भारत में मुस्लिम रह रहा है कि नहीं रह रहा है? हिंदू रह रहा है कि नहीं रह रहा है? ईसाई रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है ना। काहे देंगे हम बना के? मेरा चीज मेरा है, मैं जब चाहूं यहीं पर रखते हैं। आज एक युद्ध ना होता, एक लड़ाई ना होती जो तुम्हारे हर साल तुम्हारे देश में आता है, घुसता है, 15 को मार के चल जाता है। जिस लड़की की शादी 6 दिन पहले हुई रहती है, उसका पति को मार दिया जाता है। ये चीजें नहीं होती अगर देश बंटवारा नहीं होता तो। अगर बंटवारा होता भी तो आप सही ढंग से करते। आप आके सीधा लाइन खींच देते हैं कि हाँ इधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान। ऐसे बंटवारा थोड़ी होता है। घरों का बंटवारा होता है तो पूरा देख के होता है कि बराबर बराबर हिस्सा लगता है। आपने भाई से भाई को अलग कर दिया, बाप को बेटा से अलग कर दिया, रिश्तेदार को रिश्तेदार से अलग कर दिया। ये चीजें गलत है। नहीं जा सकते ना, वैसे चीजें की छूट नहीं दी गई है ना, क्योंकि उस पर हमको भरोसा नहीं है ना पाकिस्तान पे। क्या पता कि तुम्हारे घर में आके मार के चला जा रहा है तो तुम वहां जाओगे तो तुम्हें छोड़ दे, वो तो उसका घर है। अब सुनो, इस कहानी की शुरुआत कैसी होती है। शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार है कि मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। ये जो शोधकर्ता था 1992 में सर्दियों के समय पंजाब यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में ये जाया करता था, पर डे जाता था। ये जब पर डे जाता था तो वहां अब्दुल लतीफ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। कहने का क्या मतलब है कि वहां पर अब्दुल लतीफ नाम का एक व्यक्ति था जो इनकी बहुत मदद करता था। किसमें? किसमें? पुस्तकालय में बहुत मदद करता था। अब जितना उनके लिए करना जरूरी था उससे भी आगे जाकर वो मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फोटोकॉपियां अगली सुबह मेरे पहुंचने से पहले बड़े कायदे से तैयार रखते थे। अब इनकी सारी कामें वो कर देता था। शायद इनसे कोई प्रेम होगा, कोई लगाव होगा। शायद ये जो शोधकर्ता थे उनको भी नहीं पता था कि मेरे से इतना इसका लगाव कैसे है, कारण क्या है। ये ना कभी पूछे थे, नहीं पूछने की इनकी इच्छा थी। लेकिन कभी क्या होता है ना, कभी हो जाता है कि आप ना चाहकर भी पूछ लेते हैं, ये चीजें हो जाती है। अब हुआ क्या कि देखिए, मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया
मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा। क्या पूछ बैठा कि लतीफ साहब, आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? इनकी इच्छा नहीं थी पूछने का, लेकिन ये तभी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। अब एक चीज बताइए, आपको कोई हद से ज्यादा मदद करेगा तो ऑटोमेटिक है कि आप उससे पूछ दीजिएगा कि भाई इतना बढ़कर मदद अपना नहीं करता है, तुम क्यों कर रहे हो? ना चाहते हुए भी आप उससे ये सवाल कर सकते हैं और कर ही देते हैं। हुआ क्या कि अपनी घड़ी पर नजर डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौटकर मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। जब उन्होंने पूछा कि इतनी मदद हमारी क्यों कर रहे हो, तो उसने घड़ी पर देखा। घड़ी पर देखा तो उस समय नमाज का टाइम हो रहा था, तो अपनी टोपी पहनकर कहा कि मैं नमाज पढ़ के आता हूं, तब आपके बातों के सवालों का जवाब मैं जरूर दूंगा। ये सवाल का जवाब मेरे पास है, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। सुनिएगा, बहुत दर्दनाक किस्सा है ये कोनो नॉर्मल कहानी नहीं है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल सी चीजें चल रही है, लेकिन इतना नॉर्मल नहीं है। अब यहां से शुरू होता है जब वो अपनी कहानी को बताता है। एक मुस्लिम लड़का, एक मुस्लिम अधेड़ व्यक्ति जो आधा उम्र बीत चुका है, उसने अपनी कहानी को बयां करता है किस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल कि मैं, यानी कि मेरा मतलब है कि मेरे वालिद जम्मू से थे। कहां से थे? जम्मू से था। अब वो अपने पिता की बात कर रहा है कि वो जम्मू से थे। जम्मू जिले के एक छोटे से गांव के वसिंदे हैं। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था। जिस गांव से आते थे उस गांव में किसका दबदबा था? हिंदुओं का दबदबा था। और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। क्या कर दिया? मार डाला। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, वहां पर हिंदुओं का दबदबा था लेकिन उसने मार दिया। यहां पर मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि वो विभाजन। जिन्ना ने कहा पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम गया, या हिंदू और मुस्लिम में आक्रोश फैल गया। वो हिंदू मुसलमान जो एक साथ रहता था, 1857 के क्रांति पढ़े हो ना, एक साथ लड़ा था कि नहीं लड़ा था? स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता दिलाने में एक साथ लड़ा था कि नहीं लड़ा था? आज कहे नफरत भरा हिंदुओं के मन में? कारण क्या है? ये विभाजन। अब आपने बांट दिया आधा आधा, अब कौन हिंदू कहां गया, मुस्लिम कहां गया, लोग कहां गया? अब हिंदुओं में ये चीजें की भावना उठी कि मुस्लिम लोग सारा उधर जाएगा, इसी चक्कर में लड़ाई शुरू हो गया। सरकार दोषी हुआ? नहीं हुआ। हुआ कौन? हिंदू, मुस्लिम, वहां की जनता, ये दोषी हुआ। हिंदू के लिए मुस्लिम दोषी हो गया, मुस्लिम के लिए हिंदू दोषी हो गया। लेकिन यहां पर एक और लाइन अच्छा कहानी है हिंदुओं के प्रति। देखिए, सबकी मानसिकता एक नहीं होती, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है, सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। हिंदुओं में खराब व्यक्ति है, मुस्लिमों में भी खराब व्यक्ति है या नहीं? 100% है। होता क्या है कि मार डाला एक रोज, तीसरे पहर जब हिंदुओं के भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था, तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद ही वे ही एकमात्र मुसलमान नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। अब इनको जब हिंदुओं का कहर ज्यादा बढ़ गया तो इनको सिर्फ और सिर्फ ये पता चला क्या कि हम उस गांव में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुसलमान नौजवान बचे हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि अपने पूरे खानदान को पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और वो भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। कौन पड़ोसन? हिंदू पड़ोसन। अब यहां हिंदू सही है, अभी गलत देख रहे थे, अभी हिंदू यहां सही है। उसने पड़ोसन को कहा, क्या कहा? उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा सुनिएगा। देश को बांट दिए, अब पता नहीं कि पीछे से क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई नहीं समझा। उस समय के सरकार को कोई किसी ने नहीं कहा कि आपकी वजह से हुआ है। यहां मरा तो सिर्फ और सिर्फ कौन मरा? इंसान। अब सरकार तो अलग नहीं हुए,
सरकार के घर के व्यक्ति तो अलग नहीं हुआ, अपने अपने चार दीवारियों में शीशे वाला रूम में रह गए, देश का बंटवारा कर दिए। जब देश का बंटवारा किए तो अलग अलग हिस्से में बांट दिया, आज उसी के लिए लड़ रहे हैं। बालाकोट के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए लड़ेंगे, इधर पाकिस्तान बॉर्डर पर रोज लड़ाई छिड़ेगा, वो उधर से 10 को मारेंगे, हम 200 मारेंगे, इसी सिलसिला से चलता रहेगा। बंटवारा नहीं हुआ रहता, नहीं कुछ दिक्कत होता है। लड़का लड़ाई क्यों करता है? होता क्या है ना कि देखो, कहावत है कि कुत्ता के पूंछ में कितनो घी मल देगा ना, सोज नहीं होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो लोग है, उसको कितना भी प्यार की भाषा समझा दोगे ना, समझने का तात्पर्य नहीं है, समझ ही नहीं सकता वो व्यक्ति कि प्यार नाम का कोई शब्द होता है। हमारे देश में अमन और शांति सिखाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले अमन और शांति से रहने का सिखाया जाता है, लेकिन हमारे देश में ये चीजें नहीं हुई। हमारे देश में अगर मुसलमानों से नफरत होता तो तिरंगा पर हरा रंग रहता। हरा रंग किसका है ना, उस पे रहता नहीं रहता। हमारे देशों में मुसलमानों से क्यों मारा जाता, तो हमारे देश में मुसलमान रहते नहीं रहते। दिक्कत क्या है? अब यहां सुनो इस कहानी को कि अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की, वो अब्बा को मदद के लिए तो राजी तो हुई, मगर बोली बेटा अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वो लोग हम दोनों को ही धर लेंगे। उसने मदद के लिए और बुजुर्ग आदमी राजी हो गया, ठीक है, लेकिन उसने ये कहा कि अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वो लोग हमको भी, दोनों आदमी को पकड़ के मार देंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहां चलो जहां इन लोगों ने मुर्दों का ढेर लगा के रखा है, यानी कि जहां इन लोगों ने मार के रखा है वहां पर तुम चलो। क्या कि देखिए क्या होता है ना कि जब लड़का, जब कोई इंसान भुलाता है ना, तो इंसान अपने जगहों पर नहीं खोजता है, दूसरे जगहों पर जाके खोजता है। कहावत है गांव में एगो, बगल में छोड़ी पूरा गांव ढिंडोरा वाला, बगल में छोड़ा पूरा गांव ढिंडोरा वाला कहानी है। वो कभी अपने जगहों पे नहीं खोजेगा, वो दूसरे जगहों पे जाके तुमको ढूंढेगा। इसने जहां लोगों ने मार के रखा था मुर्दों के, वहां जाकर वहां ही लेके गया, किसको? उस मुस्लिम व्यक्ति को लेके गया। तुम वहां मुर्दों जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगा, यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति का लाश था तुम उसके नीचे सो जाना, उसके ऊपर से मैं कुछ लाशें रख दूंगा कि उसको पता ना चले कि तुम यहीं है। सुबह तुम निकल जाना, सुबह जहां जाना होगा अपना निकल जाना, सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पौ फटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना, यानी कि अपना बचने के लिए सियालकोट की तरफ भाग जाना, तो वहां से तुम बच सकते हो। ठीक है, ये कहानी था। मेरे अब्बा ये सुझाव मान गए, फिर वो दोनों वहां गए जहां लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी। कई घंटे भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहां आया धमका, जिस उनमें से एक चिल्लाया किसी में कुछ जान बची है। एक को भनक लग गया कि यहाँ कोई व्यक्ति जिंदा है, किसी में कुछ न कुछ जान बची है, और दूसरे ने लोग अपनी अनगढ़ लाठी और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। क्या करने लगे? आसार तलाशने लगे। अब वहां पर ढूंढने लगे उन्होंने किसमें जान बची है। ठीक है, लाशों को हटाकर हुआ क्या, कोई चिल्लाया कि अरे उस लाश की कलाई पर तो घड़ी है, यानी कि जो इसके व्यक्ति के जो पिता थे उसके हाथों में क्या थी? घड़ी थी। लोगों ने देखा कि उसके हाथों में घड़ी थी, उनसे राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब सोचो, एक जिंदा आदमी के उंगलियों पर मारा गया, ठीक है। अब बचना था तो तुमको हिलना ना था, हिलते तो तुम मारे जाते। क्या कि भावनाएं ऐसी फैली थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की मृत्यु हो रहा था, ना कोई जाति ना कोई धर्म का मृत्यु हो रहा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत मर रहा था। अगर मुस्लिम मरा होगा तो हिंदू भी मरा होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मरा होगा, यहाँ पर हिंदू भी मरा होगा। ठीक है, इंसानियत की मौत हो रही थी। अब
अब्बा अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकंड तक वो ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे ये घड़ी ही तो है, चलो चलो यहां से अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वो सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके ही नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए, अब देखो, अब यहाँ एक बूढ़ी माँ ने मदद किया था इनके पिता का, अब इसीलिए ये मदद किसको कर रहे थे? शोधकर्ता का। अब यहां तो हिंदू गलत नहीं था, एक मुस्लिम का मदद किसने किया? हिंदू। यहां पर अगर मेरी मानसिकता से मानोगे ना, तो यहां पर गलत थी तो सिर्फ और सिर्फ उस समय की सरकारें थी, उस समय की सरकारें थी। अगर गलत थी तो थी। ये चीजें जब जब ये चैप्टर में पढ़ाता हूं ना, तो अंदर से एक अलग एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं। मैं पिछले बार भी पढ़ाया था तो इसी तरह से पढ़ाया था। ठीक है, ये क्या हुआ, मैं इसलिए मदद करता हूं कि मेरे एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी, तो मैं सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूं। मैंने कहा मगर मैं तो हिंदू नहीं। उसने कहा कि मैंने कहा मगर मैं तो हिंदू नहीं हूं। जो शोधकर्ता था उसने कहा मैं तो हिंदू नहीं हूं, सिख खानदान से या हद से हद मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूं। इसने कहा कि मैं सिख खानदान से हूं, या कह सकते हो हिंदू सिख दोनों मिला जुला खानदान से मैं हूं। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। कौन बोलता है? वो व्यक्ति। वो कहता है कि मैं आपको ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका कौन मजहब है। आप केस में भी रखते हैं और मुसलमान भी नहीं है। सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही है, और मेरा जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूं तो वो इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को क्या किया था? बचाया था। अब इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? गलत यहां कौन है? अब यहां कोई गलत है? एक हिंदू अगर मार रहा था तो एक हिंदू बचा रहा था। उसी हिंदू का कर्ज चुकता एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को देकर मदद करके कर रहा था। तो यहां गलत कौन था? तो गलत था तो सिर्फ और सिर्फ सरकार। एक हिसाब से इस देश का बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, अगर मानो तो। जिन्ना भगवान थोड़ी था कि नहीं करते तो आपको कुछ कर देता। अरे आप अंग्रेज से लड़ लिए, उससे भी लड़ लेते। कहते नहीं बांटेंगे, सारा लोग एक साथ से रहता, आज के डेट में कभी लड़ाई ना होता, ना हमारी मानचित्रों में मैप हमारा चेंज होता, ना वो होता तो ना बांग्लादेश बनता, बांग्लादेश भी नहीं बनता। तो ये सारी चीजें ने आपने गंवाया है, उस समय की सरकारें ने गंवाई है। उस समय के सरकार ठीक किया कहां है? अपने हिसाब से सारा कामों को तो गलत किया है। सही करता तो सही की बात करते। अब अगला कहानी क्या है सुनिएगा। अब अगला कहानी है कि बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। ये अगला है। फिर शोधकर्ता निकलते हैं दूसरे जगह। जब वो निकलते हैं, अब कहां जाते हैं सुनिएगा। अब इंसान जब बिछड़ता है ना, जब जाके मिलता है तो पता चलता है कि कितना सुकून आता है। ठीक है, अगर कोई इंसान तुमसे बिछड़ गया है, कुछ दिन के बाद अगर वो तुमसे मिल रहा है, कहीं रास्ता भटकते उटकते इंसान, तो उस समय का क्या होता है उस समय एक इंसान ही जानता है। और जब कोई इंसान बिछड़ता है तो इंसान का दर्द एक इंसान ही जानता है। ये किताबी भाषा आकर लिख देना या अपने जीवन के किसी के जीवन के ऊपर उंगली उठा देना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है, वो नहीं। जिसके ऊपर बीत रहा है उसको ही पता है कि जब कोई इंसान इंसान से अलग होता है तो किस तरह से अलग होता है।
और क्या दर्द महसूस करता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जब अपने पर बीतता है तो पता चलता है। अब यहां पर दूसरा कहानी है कि बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। ठीक है, पंजाबी में देखिए, शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। किसके बारे में है? लाहौर के यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहां मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी। कहां गया था ये? हॉस्टल गया था, वहां पर ये अपनी नागरिकता की क्या कर दी? घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं एक कमरा तो दे नहीं सकता। आप हिंदुस्तानी हैं इसलिए मैं आपको कमरा नहीं दे सकता। किया कोई और, भुगतेगा कोई और। किया सरकार, उस समय के नेता, अब भुगता हिंदुस्तानी जनता। क्या कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं इसलिए मैं कमरा तो नहीं दे सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूं। आपको चाय पिला सकता हूं और एक किस्सा सुना सकता हूं। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था। अब इतना अच्छा बात कहा तो इसने भी कह दिया, हाँ कह दिया, ना नहीं कहा। ना नहीं कहने का मतलब क्या था? मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 50 के दशक के समय में मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहां पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। क्या था वो व्यक्ति? पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मैं एक लाहौरी दोस्त से मुझे एक रुक्का मतलब छोटी चिट्ठी, रुक्का कहा जाता है छोटी चिट्ठी को, ठीक है, दिया था, जो कभी उसके पड़ोसी रह रहे एक व्यक्ति को देना था। यानी कि जो उसको एक व्यक्ति ने उसको चिट्ठी दिया, कहा कि एक जो उसके पास पड़ोस वाले घर में रहता था उसको देना था। लेकिन वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। कहां रह रहा था? दिल्ली के पहाड़गंज में। आज भी यह जगह है। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये एक मेट्रो स्टेशन है आज के डेट में दिल्ली में, जब भी मैं अपने बहन के घर जाता हूं तो सबसे पहले यहीं उतरता हूं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। वहां से मेट्रो चेंज करता हूं, जाता हूं कहां? गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन, वहां से रिक्शा पकड़ के हरदेव नगर। तो ये आज भी ये मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर घूमने वाला जगह है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास आने वाले कैथेड्रल यानी कि बड़ा गिरजाघर, क्या है यहाँ पे? बड़ा गिरजाघर है, को पार किया तो मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उससे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का जाने का रास्ता किधर से है? अब देखो, जैसे उसने पूछा कि सरदार जी पहाड़गंज जाने का रास्ता किधर से है, तो उन्होंने पूछा कि तुम शरणार्थी हो? उन्होंने पूछा कि तुम शरणार्थी हो? तो नहीं, मैं लाहौर से आया हूं। अब देखो, शोधकर्ता भारतीय था, लेकिन जो मैनेजर था ना, वो कहां का था? लाहौर का, पाकिस्तानी था। मैनेजर अपना किस्सा सुना रहा है शोधकर्ता को। ये मत समझ जाना कि शोधकर्ता सुना रहा है, मैनेजर सुना रहा है कहानी। किसको? शोधकर्ता को। तो उन्होंने पूछा कि तुम शरणार्थी हो? तो नहीं, मैं लाहौर से आया हूं, मैं इकबाल अहमद हूं। ठीक है, इकबाल अहमद लाहौर से। रुको रुको, कौन कहा? वो जो आदमी था, उसने, सिख जो थे, उन्होंने कहा कि लाहौर से आए हो? रुको रुको, यानी कि पहले तो हमारे देश का हिस्सा था, बिछड़ा हुआ था। अब देखो यहां पर इसको लगा क्या कि ये सरदार जी हमको पीटेंगे, कि पाकिस्तानी हो तो क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे। इसके अंदर यही भय बैठा। अब भय बैठा, अब देखो हुआ क्या, ध्यान देना। कि वह रुको की आवाज मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, ये सिख मुझे खत्म ही कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। और वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर खींच लिया, यानी कि अपने तरफ खींचा। उसकी भीगी आंखों से उसने कहा, क्या कहा? कि बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला हूं।
क्या नहीं किया हूं, नहीं मिला हूं। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहां पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं है। अब सोचो, अब बात क्या था? कहानी ये थी, विभाजन किया सरकार ने, झेल कौन रहा था? जनता। यहां जितना दंगा हुआ 1947 के विभाजन के समय, यहां कोई धर्म और जाति के लोग नहीं मरा, यहां मरा तो सिर्फ और सिर्फ इंसान मरा और इंसानियत मरा। ठीक है, हम बार बार करें, बांटते ही नहीं। हम देश क्यों बांटते हैं? आए जिन्ना कह दिया कि बंटवारा चाहिए, कर दिए। उसका लगाया हुआ थोड़ी जमीन था कि आप बांट दिए। अरे रहने देते हैं ऐसे ही, शांति से तो रहते। बांटते हैं हर साल 10 गो, आज के डेट में 20 गो आता है, 25 गो मार के चला जाता है। यहीं पर रखते, जो ऐसा व्यक्ति था उसको बैठाते, जितना बार मुंह से आवाज निकालता उतना झापड़ मुंह पर मारते। ये होता है। लेकिन समझेगा कौन? अभी यहां पर काहे इसको कमरा नहीं दिया गया? ये हिंदुस्तानी था, इसीलिए इसे कमरा नहीं दिया गया। इसने कहानी सुनाया। यहां पर भी हिंदुस्तान के लोग सही साबित होते हैं, होते या नहीं होते हैं? देखो, देखिए, सोचिएगा कुछ और किसी के बारे में, वो होता कुछ और है। जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान, आप जिसके बारे में गलत सोचते हो ना, वो गलत नहीं होता, वो अपनी जगह सही होता है। कभी भी किसी चीज को परखने का प्रयास कीजिएगा तो कुछ ना कर पाइएगा, वो चीज चलेगा नहीं। कभी भी समझने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर ढंग से चलेगा। चाहे जो भी चीज हो, आपके जीवन हो या देश की बात हो या राज्य की बात हो या घर की बात हो, समझने से कुछ नहीं होता। परखिए मत, समझिए। ये चीजें हैं, इस चीजों को हमेशा ध्यान। लास्ट कहानी है, छोटा सा कहानी है, इसको देख लेते हैं इसके बाद, क्योंकि आज कहानी का सिलसिला था, याद रखना जरूरी था। कहीं पूछ दे एग्जाम में तो हो सकता है आपको इतनी सारी चीजें लिखनी होगी और बेहतर ढंग से ही लिखना होगा। देखो, तीसरा स्रोत था ना नहीं। तीसरा स्रोत क्या था कि ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। कौन? एक हिंदुस्तानी, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। अब देखिए, शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है कि मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है कि वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा। क्या पढ़ बैठा? विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा। जाने किस वजह से वो मुझे पसंद करने लगा था। वो मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत। बात करना है, बाहर चले जाओ, बात करके आओ। अगर वहां पर खड़ा होकर बात करना है, इससे अच्छा बाहर चले जाइए, आराम से बात कीजिए। ठीक है, पढ़ाई पूरी करके कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आओ। अब ये व्यक्ति जो था वो कौन था? इसको पाकिस्तानी समझ रहा था शोधकर्ता को, इसीलिए इसको सलाह दे रहा था कि अब अच्छी तरह से पढ़ाई करके कहां लौट आए? कौम अपने जगह पे लौट आए, विदेशों में जाकर। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि भारत का नागरिक हूं। कहां का नागरिक हूं? भारत का नागरिक हूं। अब भारत का नागरिक जैसे कहा, उसका लहजा बदल गया। क्या बदल गया? तो एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भड़कस रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया। क्या निकला? वो हिंदुस्तानी। मैं समझा था कि आप पाकिस्तानी हैं। क्या है? आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की, इसने जो शोधकर्ता था, इसने पूरी कोशिश किया समझाने की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई ही मानता हूं। मैं अभी भी आपको उसी जगह का हिस्सा, उसी जगह का अंग मानता हूं। मैं आपको उतना ही इज्जत देता हूं जो आपको पहले मिल रही थी। लेकिन इसके दिमाग में तो बैठ क्या गया था कि भारतीय गलत है। गलत वो नहीं था, भारतीय गलत नहीं था, गलत था तो वहां की सरकारें, जो लोग देश का बंटवारा किए,
जिस पार्टी ने देश का बंटवारा किया सबको पता है, वहां पर उस समय एक ही पार्टी था, वो था कांग्रेस पार्टी। खुल के कहता हूं, जिस समय वो देश का बंटवारा किए, उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग आदमियों के दिमाग में, मानसिकता में ये चीजें भर दिया गया कि भारतीय क्या है, गलत है। क्या है? गलत है। क्या है कि देखो आगे क्या कहता है, सुनना। आगे कहता है कि पर वह अड़ा रहा ना, नहीं तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। जब एक भाई से भाई बिछड़ता है तो उस दर्द का पता चलता है। जब अपने से अपने लोग बिछड़ते हैं तब दर्द का पता चलता है। ठीक है? जब कोई अपना दूर जाता है तब दर्द का पता चलता है। उस समय उस सरकार में जो उज्जर धोती या उज्जर कुर्ता पहन के जो बैठे थे ना, उनका अपना बाल बच्चा तो गया ना था। उनका अपना बाल बच्चा कहां था? उनके शीशा वाला रूम में जापान से सिगार मंगा के पीते थे। जिस समय देश की अपनी आर्थिक स्थिति खराब थी ना, आर्थिक स्थिति बनाना चाहिए, तो उस समय सरकार के वो नेता, नाम नहीं कहूंगा, जापान से सिगार मंगा के पीते थे। इतना बड़ा शौक था उनका। थोड़ी कुछ हो गया, नहीं गया था। आज उन्हीं के खानदान के हैं ना। कैसे कहता है आलू से सोना बना देंगे। कर्मा इज बैक। ध्यान रखना, जो गलत करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। फिक्स है। देश का बंटवारा आए, लाइन खींच के चल दिए और कह दिए लोगों के कि हाँ उधर तुम हो इधर तुम हो। पता नहीं चला। मैं कह तो रहा हूं, कल एक रील देखा जिसमें एक भाई अपने भाई से 70 साल से नहीं मिला है। बच्चा मैं देखा था, आज बूढ़ा हो गया है और रो के बेचारा बोल रहा था कि हर दिन देखने की चाहत होती है उसको, लेकिन मजबूरन देख नहीं सकता हूं। काहे कि एगो भारत में है, एगो पाकिस्तान में है। ये दर्द उसको पता चलेगा, शीशा वाला के, सिगार पिए वाला के, जापान से मंगा के। अब फोटो खिंचवाने से होता है, काना पर काना हाथ धके। हमरा से कोनो बतिया है ना, हम सिखाते हैं। ठीक है? देखो तुम्हारे लोगों ने 1947 में पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। क्या कर दिया था? गांव का गांव साफ कर दिया था। और हम कट्टर दुश्मन है और हमेशा रहेंगे। ठीक है? ये कहानी था। ये चैप्टर में बड़ा मजा आने वाला है, भारत का विभाजन में। नहीं, ये तो खत्म हो गया, आज का खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गया। अब इससे बेहतर बेहतर टॉपिक है। ठीक है? इसीलिए इस चैप्टर में धैर्य बना के रखिएगा। होमवर्क में भेज रहा हूं, होमवर्क बना लीजिएगा। समझे? आज का कथा यहीं पे समाप्त। ठीक है?